हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हमने पिछले वीडियो से जो श्रृंखला शुरू की थी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, तो उसकी दूसरी कड़ी लेकर आज हम उस पर आगे बढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम अंतर्जात बल पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम अंतर्जात बल पर बात करेंगे, जिसको हम एंडोजेनेटिक फोर्स या एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस अंतर्जात बल का स्रोत क्या है। ये क्योंकि अंतर्जात बल क्या है, ये पृथ्वी की सतह के नीचे से काम करता है और आगे फिर कई प्रक्रियाएं होती हैं। तो आखिर इस बल का स्रोत क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा जो है कहाँ से मिलती है। तो इसके लिए मुख्य रूप से चार पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये बल जो है उत्पन्न होता है। पहला है रेडियोधर्मी क्रियाएं, दूसरा है घूर्णन, तीसरा है ज्वारीय घर्षण और चौथा है मौलिक ऊष्मा। तो एक एक करके एक एक पॉइंट को देखेंगे हम। तो सबसे पहला है रेडियोधर्मी क्रियाएं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स में और इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में कि रेडियोधर्मी क्रियाएं होती हैं, और इसको देने वाले थे सबसे पहले आर्थर होम्स। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि पृथ्वी के मैंटल में कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उनके विखंडन से हीट निकलती है और इसी हीट से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि अंतर्जात बल का कारण बनता है। तो उसको बल मिलता है। दूसरा जो है वो है दूसरा कारण घूर्णन। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार एक चक्कर लगा लेती है, जिसको हम कहते हैं घूर्णन या रोटेशन। इस घूर्णन का एक प्रभाव यह होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, केंद्र पसारी बल। और ये केंद्र पसारी बल जो है वो ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आने पर इसका बल जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता जाता है जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं। तो केंद्र प्रसारी बल का क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है कि हर चीज़ जो है पृथ्वी की सतह पर, चाहे वो जल हो या वायु हो, वायुमंडल में जो वायु है, तो वो बाहर की ओर प्रसारित होने की प्रवृत्ति होती है इसी बल के कारण। तो इसका कुछ प्रभाव जो है वो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है यहाँ पर, तो इसके अंदर जो मटेरियल है इस पर भी इस बल का प्रभाव पड़ता है और इसके बाहर आने में इसको बल मिलता है। यानी कि अंतर्जात बल को और बल प्रदान करता है पृथ्वी का घूर्णन। अब तीसरा जो है वो कारण क्या है, ज्वारीय घर्षण। तो ज्वारीय घर्षण क्या है, इसको हम डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको ऐसे ज्वारीय बल को ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी है और इसके चारों ओर पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो ये जो है इसके चारों तरफ जो है एक चक्कर लगाता रहता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और इधर जो है ये सूर्य है। तो ये होता है कि ज्वार क्या है, ज्वार है जो हम देखते हैं पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप भी हैं, महासागर भी हैं। तो जो जलीय भाग है, विशेष रूप से महासागरीय जल का नियमित अंतराल पर ऊपर उठना और नीचे जाना, मतलब ज्वार आना और भाटा आना। तो ये 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। तो ये कैसे होता है, ये चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ब्रह्मांड में, सब में आपस में ग्रेविटेशनल पुल है, जिसके कारण सभी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं अपने जगह पर स्थिर हैं। तो
ये चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के मामले में भी ये बल जो है काम करता है। सूर्य का भी गुरुत्वीय बल जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो है, वो पृथ्वी पर काम करता है। चंद्रमा का भी काम करता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कम है, इसलिए ज्वार के मामले में चंद्रमा जो है वो अपना अधिक प्रभाव डालता है और पृथ्वी पर ज्वार का कारण बनता है। तो ज्वार क्या है? जैसे ये पृथ्वी है, इस पर महासागरीय भाग है, क्योंकि महासागरों में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो मान लीजिए ये है महासागरीय जल है, तो जिधर जिधर चंद्रमा घूम करके पहुंचता है, उसके ठीक नीचे वाला भाग जो है वहाँ पर ज्वार आते हैं। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है और ये इधर की ओर खींचता है, तो इसका ये प्रभाव होता है कि ज्वार आते हैं। तो ज्वार आते हैं तो इसके साथ साथ एक और प्रक्रिया हो रही है। ये प्रक्रिया ये हो रही है कि पृथ्वी जो है लगातार घूर्णन कर रही है। तो जहाँ पर ज्वार आया तब तक जो है पृथ्वी जो है वो थोड़ा और घूम गई। तो अब जो है ये वाला भाग जो है वो चांद के सामने आ गया, तो यहाँ पर ज्वार आएगा। फिर ये थोड़ा और घूम जाएगी तो यहाँ पर ज्वार आएगा। मतलब पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय पर जो जो हिस्सा पृथ्वी का घूर्णन करते हुए चंद्रमा के नीचे आता है, वहाँ पर ज्वार आता है। इसका अंतर्जात बल से क्या संबंध है? अंतर्जात बल से ये संबंध है कि पृथ्वी पर लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन हमें ज्वार का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर दिखता है? महासागरों पर दिखता है, यानी कि लिक्विड पर दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये पृथ्वी है यहाँ पर महासागरीय भाग है तो यहाँ पर ज्वार आ रहा है, यहाँ पर महाद्वीपीय भाग है तो यहाँ पर क्या प्रभाव नहीं पड़ता है ज्वार का? यहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। और इस ज्वारीय जो आकर्षण है, इसका प्रभाव जल, थल, गैस सभी पर पड़ता है। ये जो महाद्वीपीय भाग है, यहाँ पर भी ज्वारीय आकर्षण का प्रभाव पड़ता है। ये भले ही दिखता नहीं है, तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि ये महाद्वीपीय भाग पर इसका ये जो अंदर जो लिक्विड मटेरियल है पृथ्वी के अंदर, तो इसको भी बाहर की ओर दिशा मिलती है और इसको और अधिक बल मिलता है, और ये अंतर्जात बल के रूप में और प्रभावी होता है ज्वारीय घर्षण के कारण। और घर्षण इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रोटेशन और ज्वारीय प्रभाव, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, इसलिए ये पृथ्वी घूम रही है और ये जो है ज्वारीय प्रभाव का क्षेत्र जो है वो बदलता जा रहा है। इससे एक फ्रिक्शन पैदा होता है, इसी को कहते हैं ज्वारीय घर्षण। यहाँ तक कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम ये जो ज्वारीय प्रभाव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पर पड़ता है। यहाँ तक कि इस फोर्स का प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ता है। मनुष्य का शरीर जो है वो अधिकतर जो है 90% जो है वो पानी से बना हुआ है। यहाँ तक कि ये मनुष्य भी जो है इस आकर्षण से अछूते नहीं रहते हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे, ये मुझे याद आ गया इसलिए मैंने इसका यहाँ जिक्र किया। तो इसलिए ये जो है ज्वारीय घर्षण, ये आपको याद रहेगा। तो ये ज्वारीय घर्षण का पॉइंट था। और चौथा पॉइंट है जो इस बल के उत्पन्न होने में सहायक होता है, वो है मौलिक ऊष्मा, प्रीमॉर्डियल हीट। ये कुछ नहीं है, ये है जैसे जब पृथ्वी जिस समय उत्पन्न हुई उस समय गर्म आग का गोला थी और धीरे धीरे बाहरी सतह ठंडी होने लगी, अंदर का भाग जो है वो अभी भी गर्म है। तो वो जो उत्पत्ति के समय की जो ऊष्मा, जो हीट अभी भी उसमें जो बची हुई है, उसको कहते हैं मौलिक ऊष्मा। तो हम ये कर सकते हैं कि ये इन दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ देख सकते हैं, रेडियोधर्मी क्रियाएं और मौलिक ऊष्मा, यानी कि ये हीट से संबंधित है। तो एक हीट का सोर्स है रेडियोधर्मी क्रियाएं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिसइंटीग्रेशन से हो रहा है, और एक सोर्स है मौलिक ऊष्मा जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी तक मौजूद है। और दूसरा, ये इन दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ कर देख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, ज्वारीय घर्षण और घूर्णन, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
अंतर्जात बल, इनको हम पहले भी देख चुके हैं। कार्य की तीव्रता के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है। एक जो है वो आकस्मिक बल है, दूसरा जो है वो दीर्घकालिक बल है। और उसमें भी जो है ये दो है इसमें दीर्घकालिक बल में, जो आगे देखते हैं। आकस्मिक बल में ज्वालामुखीयता है, भूकंप है और भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है। तो ये जानते हैं हम। आकस्मिक बल क्या होता है, कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनटों में ही भूपटल पर काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाता है इन प्रक्रियाओं के द्वारा। जैसे ज्वालामुखीयता है, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, कुछ मिनटों में ही ये अंतर्जात बल जो है अपना कार्य करता है, लावा बाहर आता है और काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर कई तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे भी और पृथ्वी की सतह के ऊपर भी। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि ये डॉर्मेंट हो चुका है, तो इसलिए इसका ये स्वरूप है, दिख रहा है। भूकंप है, तो ये भी कुछ क्षणों में ही काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाता है। ये भी भूकंप का ये दृश्य है। अभी भारत में भी बहुत जल्दी जल्दी भूकंप आ रहे हैं, मैक्सिको में भूकंप आया है। तो पृथ्वी की का जो आंतरिक भाग है शायद वो भी अशांत है। पूरी दुनिया में सब कुछ अशांत चल रहा है। पृथ्वी की आंतरिक भाग है उसमें भी अशांति है। इसी का प्रभाव है कि बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। तो आकस्मिक बल में तीसरा ये है भूस्खलन। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस जाता है, मिट्टी जो है वो खिसक जाती है और इसका भी खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है दीर्घकालिक बल अथवा पटल विरूपणी बल। तो इसमें दो तरह के बल होते हैं। एक है महाद्वीप निर्माणकारी बल, जिसको एपिरोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल, जिसको ओरोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। तो महाद्वीप निर्माणकारी बल महाद्वीपों का निर्माण करते हैं और पर्वत निर्माणकारी बल पर्वतों का निर्माण करते हैं। कैसे होता है ये, इसको देखते हैं एक एक करके। महाद्वीप निर्माणकारी बल में दो प्रकार के बल हैं, एक ऊपरी मुखी और एक अधोमुखी। तो ऊपरी मुखी बल अपवर्ड फोर्सेस में क्या है, पहला है उत्थापन और दूसरा है उन्मज्जन। तो उत्थापन और उन्मज्जन में क्या अंतर है ये देखते हैं। उत्थापन क्या है, जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि इस चित्र में जैसे कि ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर ये रॉक स्ट्राटा जो है ये दिख रहा है इस तरह से, यानी कि चट्टानों का जो स्तर है वो इधर वाला हिस्सा जो है ये उत्थापित हुआ है, अपलिफ्टमेंट। तो आसपास के भूभाग से किसी एक भूभाग का ऊपर की ओर आ जाना, ऊपर की ओर उत्थापित होना, ये हो गया उत्थापन। अब उन्मज्जन क्या है, उन्मज्जन उत्थापन से अलग है। उन्मज्जन क्या है, ये मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में होता है। उन्मज्जन इमर्जेंस, इसका अर्थ है कि जलीय भाग से किसी स्थलीय भाग का ऊपर की ओर उभरना और उसका स्थलीय भाग बन जाना। जैसे कि हमारे भारत में तटीय भागों में इसका उदाहरण मिलता है। सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे पश्चिमी तट पर अगर जाएं तो ये जो मालाबार कोस्ट है ये कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है, यानी उन्मज्जित तट है। कभी ये हिस्सा जो है महासागरों के नीचे रहा होगा, लेकिन अंदर की प्रक्रियाओं के कारण, टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण ये हिस्सा जो है वो उन्मज्जित हो गया, इमर्ज हो गया और जलीय भाग से ऊपर की ओर उभर आया और स्थलीय भाग का हिस्सा बन गया। इसी तरह से पूर्वी तट पर अगर आए तो ये जो कोरोमंडल कोस्ट है ये भी जो है ये कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है। उसी प्रक्रिया से इसका भी इमरजेंस हुआ है, उन्मज्जन हुआ है। तो ये अंतर है उत्थापन और उन्मज्जन में। उत्थापन जो है वो कहीं भी हो सकता है, उन्मज्जन जो है वो तटीय भाग में होता है। अब आते हैं अधोमुखी बल पर, डाउनवर्ड फोर्सेस। अवतलन, अगर उसी तर्ज पर अवतलन सब्सिडेंस क्या होता है कि आसपास के भूभाग से जो किसी एक भूभाग का नीचे की ओर धंस जाना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये धंस गया है नीचे, तो आसपास के भूभाग से किसी भी कारण से नीचे की ओर धंसाव जो है उसको कहते हैं अवतलन, यानी कि सब्सिडेंस। और निमज्जन क्या है,
ये अगेन इट हैपन्स इन कोस्टल एरियाज, ये तटीय भागों में होता है। सबमर्जेंस, जैसे कि भारत में इसका उदाहरण है पश्चिमी तट पर अगर देखें तो ये कोंकण कोस्ट है, ये जो है ये सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन है, यानी कि इसका और हिस्सा जो है वो कभी स्थलीय भाग में रहा होगा, स्थलीय भाग के रूप में रहा होगा, लेकिन टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण जो कुछ हिस्सा जो है ये सबमर्ज हो गया, जल के अंदर चला गया, तो इस तरह से ये कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है। तो ये अंतर है अवतलन और निमज्जन में। आगे बढ़ते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल पर आते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल, इन चित्रों में अलग अलग प्रकार के पर्वत दिख रहे हैं। वोल्केनिक माउंटेन है, ये फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, और ये डोम है। ये इरोजन से बना, यहाँ पर अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के कारण ये अवशिष्ट भाग रह गया है पर्वतों का। तो ये इसमें पर्वत निर्माणकारी बल में दो हैं, संपीड़नात्मक और तनाव मूलक बल। पहला कैसे बनते हैं पर्वत? पहला जो है फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, अगेन वही प्रक्रिया है, दो भाग एक दूसरे के करीब आते हैं, तो यहाँ पर जो है कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन होता है तो दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, एक वलन और एक संवलन। वलन क्या है कि यहाँ पर ये जैसे तनाव, यहाँ पर संपीड़न हुआ, कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पर जो है इस तरह से फोल्ड बन जाएंगे, फोल्डेड माउंटेन्स के रूप में विकसित हो जाएंगे। और संवलन क्या है? विस्तृत वलनों को संवलन कहते हैं, दीर्घ वलनों को संवलन कहते हैं। दूर तक विस्तृत जब हो जाते हैं वलन तो उसे संवलन कहते हैं। तो इसी तरह से जो मोड़ पड़ते हैं तो इससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम इस चित्र में, ये चट्टानों में वलन है, ये वलन है, और ये मोड़दार पर्वतों के रूप में विकसित हो गया है। अब आते हैं दूसरा बल जो पर्वत निर्माणकारी बल है, तनाव मूलक बल, टेंशनल फोर्स, जिसमें क्या होता है कि दो भूभाग जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर तनाव हो रहा है। तो तनाव का असर क्या होता है? तनाव का असर 3 रूपों में होता है, भ्रंश, दरार, चटकने। तो भ्रंश क्या होता है? ये सबसे स्पष्ट रूप है, स्पष्ट रूप से दिखता है टेंशन का प्रभाव। चट्टानों में दरार आ जाती है, काफ़ी चौड़ी दरारें आ जाती हैं। चट्टानों में खिसकाव भी होता है इसमें, ये भ्रंश होने से। दूसरा दरार, तो ये जो है उससे कम प्रभावी होता है। हो सकता है कि चट्टानों के स्थान में परिवर्तन ना हो, और चटकने जो हैं ये काफ़ी कम बारीक प्रभाव है तनाव मूलक बलों का। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कैसे पर्वतों का निर्माण होता है तनाव मूलक बल के कारण। इसमें जैसे कि ये 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एरो देख रहे हैं, इसमें जो बीच वाला हिस्सा है ये नीचे की ओर धंस गया है। ये यहाँ पर तनाव हुआ, ये दो इधर, ये हिस्सा इधर गया, ये हिस्सा इधर गया, तो यहाँ पर ये फॉल्ट लाइंस बनी, और ये हिस्सा जो है चट्टान जो है उसका एक तरह से टुकड़े हो गए, और ये बीच वाला हिस्सा जो है नीचे धंस गया, और ये दोनों हिस्से जो हैं वो स्थिर रह गए अपने स्थान पर। तो ये जो दोनों हिस्से जो स्थिर रह गए, तो ये जो है पर्वतों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या होती है, इसमें ये हो रहा है कि टेक्टोनिक बलों के कारण ये वाला हिस्सा जो है यही ऊपर आ जा रहा है, ऊपर की ओर इसका उत्थापन हो रहा है, और ये जो अगल बगल वाले हिस्से हैं ये नीचे की ओर रह जा रहे हैं, या नीचे की ओर धंस जा रहे हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा जो है ये पर्वत के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से दो तरह की सिचुएशन हो सकती है तनाव मूलक बलों के कारण। जैसे तनाव मूलक बलों के कारण सबसे अच्छा उदाहरण बने हमारे भ्रंश पर्वत का उदाहरण है विंध्याचल पर्वत, जो हमारे भारत में है। मतलब एक तरह से विभाजनकारी पर्वत है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाला पर्वत है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज हमने अंतर्जात बलों पर बात की, उसके कारणों पर बात की, और किस तरह से उसके विभिन्न प्रकार हैं उदाहरणों के साथ उसको देखा।
तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको निराशा नहीं होगी और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं जिससे मैं आगे और सुधार कर सकूं। तो अगले वीडियो में इसी श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो लोकेशन बेस्ड हैं वर्ल्ड में और भारत में, तो उसको लेकर मैं छोटे छोटे वीडियोस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी और आपको पता लग जाएगा। तो आपको आशा है आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी जो आगे परीक्षाएं होनी है उसमें। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।